हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल जिस भी वक्त पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम लास्ट चैप्टर अपना जो रह गया था बीच में, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसके अंदर से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो वो आज करते हैं। अब बात आई वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का अलग से चैप्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी। वाउचर्स तो उनके भी होते हैं, है ना। अब एक परचेज कर लिया उनको, ठीक है, तो बस वहाँ मैच कर लेते, बट नहीं, वी कांट कंसीडर इट्स वेरिफिकेशन सेम एज लाइक द वेरिफिकेशन ऑफ मर्केंडाइज। मर्केंडाइज या हम बात करें जो गुड्स की हम वेरिफिकेशन करते थे या हम कैश की वेरिफिकेशन करते थे, ठीक है, वो बहुत अलग तरीके से होती थी, ठीक है। लेकिन असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या होता है, वो बदलता भी रहता है, ठीक है, उनकी वैल्यूएशन भी चेंज होती रहती है और वो उनके कहीं ना कहीं एक वैल्यू चेंज होती रहती है, बढ़ती भी है, घटती भी है। तो इसलिए उनका वेरिफिकेशन क्या होगा, बहुत अलग तरीके से होगा। जैसे मैं नॉर्मल सी बात करूँ, एक जनरल एग्जांपल दूँ, वेरिफिकेशन वर्ड, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। वेरीफाई किए जाते हैं का मतलब कि वाकई जेन्युइन पर्सन ही एडमिशन ले रहा है ना। आपका आधार कार्ड मैच किया जाता है, आपका पैन कार्ड या आपका जो डीएमसी में नाम है, आपके पेरेंट्स का नाम है, आपका डोमिसाइल हरियाणा डोमिसाइल, ठीक है, आपका स्कूल की जो भी डीएमसीज थी वो मैच की जाती है। इवन हर एक एडमिशन पॉइंट तक, इवन जब आप ज्वाइन भी करोगे कहीं पर एज एन एम्प्लॉय, आपकी जॉब लगेगी, तो वो भी वेरिफिकेशन कराते हैं। किस चीज़ का, आपके स्कूल लेवल, आपके ये सब लोगों के एक वो क्या होता है ना, मतलब पूरा एक बना होता है, आपके ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। आप वो वेरिफिकेशन कराते हैं कि वाकई इस पर्सन ने इस साल के अंदर यूनिवर्सिटी से पास आउट किया था या नहीं किया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो, ठीक है, तो वो होता है वेरिफिकेशन कराना। या मैं यूँ बात कहूँ कि मतलब आप एग्जिस्ट कर रहे हो, सही पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है ना। जैसे अगर मान लो सपोज़ किसी के पर्सन फैमिली में कोई पर्सन रिटायर्ड है, तो उसे साल दर साल क्या है, अपने अलाइव होने का एक एफिडेविट देना पड़ता बनवा कर, ठीक है, किसी अथॉरिटी से या मे बी कमेटी से या से, कि हाँ मैं पेंशनर हूँ, मुझे टाइमली रेगुलरली उसे ताकि पेंशन मिलते रहे, तो उन्हें ये सर्टिफिकेट देना होता है कि मैं जीवित हूँ। तो इट मीन्स क्या कि वो पर्सन की एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस, जैसे हमने आपके कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स मंगवाए थे, तो ये देखने के लिए कि अगर कॉलेज में बच्चे को बुलाया जाता है जो आज प्रेजेंट है, वो वाकई वेरीफाई किया, हमने वेरीफाई किया कि आपकी 1 डोज़ लगी है, 2 डोज़ लगी हैं और क्या है, और आप जब आएँ तो कोशिश यही रहे कि सबको 2 डोजेज़ क्या हैं, लग चुकी हों, ठीक है, ताकि क्या है ये वायरस आगे फैले नहीं, ठीक है, और क्लासेस वो है स्मूथली चलती रहे। तो इसका मतलब क्या कि हाँ, जो भी पर्सन्स अभी यहाँ वेरीफाई करो कि ये बच्चे जो आ रहे हैं कॉलेज में, इस कॉलेज के बच्चे वो वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है। तो मतलब आपका पर्सनल वेरिफिकेशन हो कि अब ये पर्टिकुलर पर्सन क्या है, वेरीफाई हो गया कि हाँ इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ है और इसकी एग्जिस्टेंस अब सेफ है, ये किसी को क्या है प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है। समझ में आई कि वेरिफिकेशन इसी तरह से, अगर हम बात करें तो बहुत लंबी बात होगी इसके रिगार्डिंग, तो हम बात करें कि जो वेरिफिकेशन एक तरीका है ऑडिटिंग के अंदर जिसमें वो क्या है, बेसिकली सर्टिफाई करता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको सर्टिफाई करता है कि चेक कर बाय एक्चुअल चेकिंग कि हाँ
एक्चुअल में वो क्या है, एग्जिस्ट कर भी रही हैं या नहीं कर रही, या कुछ और भी तरीके हैं कि एग्जिस्ट कर रही हैं तो किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही हैं, कितना एडिशन हुआ है। तो ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंदर हम हर तरह की जो एसेट है उसके वैल्यूएशन के, उसके वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अलग अलग तरीके से क्या है हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, अब कोई एसेट ले रखी है, उसके रिगार्डिंग कोई लोन ले रखा है, उसका चार्ज, ठीक है, आपने कोई एसेट लीज पर ले रखी है तो वो कितने टाइम पीरियड की लीज है। अब सपोज़ कीजिए लाइव स्टॉक है तो वहाँ अलग केस है, ठीक है, मशीनरी है तो वहाँ अलग केस है, बिल्डिंग है तो वहाँ अलग केस है, ठीक है, तो अलग से पढ़ेंगे हर एक चीज़ को। अब देखो, तो कहते हैं सपोज करें कि एसेट्स का मतलब क्या होता है कि भाई बैलेंस शीट में एक दिन में एक पर्टिकुलर डेट को वो एसेट प्रेजेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और क्या है, और ये हम कहते हैं कि ऑनरशिप जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास वो ऑनरशिप है, ठीक है, तो क्या है वो वैल्यूड प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो क्या है आपका, और बेसिकली वो कोई उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो कहते हैं लेकिन जनरली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स वगैरह होते हैं वो ये क्या चाहते हैं कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस हमारा सही आ रहा है या नहीं, हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट सही है या नहीं, मैच कर रही है नहीं कर रही, ठीक है, और वो सही वैल्यूड हैं या नहीं। तो ऑडिटर की जो काम है बेसिकली उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि वाउचर्स पे ही रिलाई कर ले कि हाँ कि जो एसेट है वो क्या है आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, बट फिर लेकिन अब वो क्या कहता है कि मतलब उसके सिर्फ ये डिटरमाइन करना काम नहीं है कि एसेट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अंदर है, बट ही कैन नॉट डिटरमाइन वेदर एसेट्स आर, अच्छा, कि वो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन है या ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में है सिर्फ, और उसके पीछे वाउचर है पीछे एज एन एविडेंस, बल्कि उसे क्या करना पड़ेगा, लेकिन और वाउचिंग के अंदर जो उसकी जॉब मेनली वाउचिंग की है उसमें वो सिर्फ पीछे वो तो देख सकता है कि हाँ वो परचेज की गई थी एसेट, वो बैलेंस शीट के अंदर है, लेकिन वो चेक नहीं कर सकता कि वाकई वो एसेट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में उस दिन पर है या नहीं है, ठीक है, और क्या उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन का उस वक्त उसके ऊपर अधिकार है या नहीं है। हो सकता है ना वो बेच दी गई हो एट द एंड ऑफ ईयर, आप सिर्फ ये थोड़ी देख सकते हो कि हाँ वाउचर प्रेजेंट है तो मैं शो कर दूंगा बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, तो हो सकता है पोजेशन उस वक्त हो ही नहीं, हो सकता है कोई पर्सनल यूज़ कर रहा हो उस एसेट को, ठीक है, तो इसका मतलब कि एसेट जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट हो तो रेलिवेंट वाउचर परचेज का अवेलेबल है, बट इट कैन ऑल्सो हेल्पन, और क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि वही हमने बात की ना कि हो सकता है कि बैलेंस शीट जब बनी हो तो बेची कहीं चुरा ली गई हो, या कई बार कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या है प्रोवाइड की गई हो, ठीक है, एज ए लोन के बदले में, या क्या है आपका कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर एंड एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट इनअप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको कंसीडर किया गया हो या वहीं भेजा गया हो। तो वाउचर के तौर के बेसिस पे ऑडिटर जो है वो बैलेंस शीट के अंदर एक पर्टिकुलर डेट पर एक्चुअल में एसेट जो प्रेजेंट है उनको चेक नहीं कर सकता वाउचिंग के बेसिस पर कि वाकई पोजीशन एक्चुअल सही है या नहीं, इसीलिए उसे क्या करनी पड़ती है, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो वाउचिंग करना जो है बैलेंस शीट की आइटम्स की इज़ नॉट सफिशेंट कि आपने उसके एविडेंस देखे, उनकी एग्जिस्टेंस देखी, उनका मार्क देखा कि हाँ वो इतने की वैल्यूड वहाँ पर वो हैं, बट एक्चुअल में वो है या नहीं, तो उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन के चार्जेस क्या वहाँ पर हिस्ट्री है डेप्रिसिएशन की, कितना लगाया गया, एक्चुअल में वैल्यूड क्या है, और अगर मान लो इस साल आपने और वो एसेट और ख़रीदी है तो एडिशंस कितने हुए हैं, अगर एसेट बेची है तो वो कितने की बेची है, उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, अब एसेट कितने की पड़ी है, ठीक है, तो आप वो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। So for that you can't only rely upon vouching when you are assessing the financial position of a company in terms of checking the balance sheet। तो assets and liabilities का verification करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो मतलब परचेज की गई एट एंड, और अगर देखा कि एट एंड बेच दी गई, ठीक है,
तो मतलब प्रेजेंट हो या उसका पोजेशन जो है वो क्या है आपका वाउचर्स द्वारा वेरीफाई नहीं हो सकता। उसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर वेरीफाई करना होगा। तो ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है स्पाइसर और पेगलर की? वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स क्या कहता है कि आपको एक इंक्वायरी करनी होगी, ठीक है, इंक्वायरी करनी होगी इनटू द वैल्यू, एक असेट की वैल्यू के बारे में, उसकी ऑनरशिप के बारे में, उसके टाइटल के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके पोजेशन के बारे में, उसके प्रेजेंस पर्टिकुलर टाइम के बारे में, और क्या उस एसेट में चेंज हुआ है उसके बारे में आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। दैट इंक्वायरी कि वो एसेट की आज वैल्यू कितनी है, रिड्यूस्ड है या बढ़ी है, अभी भी ऑनरशिप में है या नहीं है, लीज पर तो नहीं है, टाइटल किसके हाथ में है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती, पोजेस्ड है उस पर्सन द्वारा या नहीं, तो प्रेजेंट है या नहीं, चेंज आया या नहीं, तो वो इंक्वायरी करना क्या कहलाता है? वेरिफिकेशन कहलाता है। तभी हमने बोला था सिर्फ वाउचिंग जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करती, वाउचिंग सिर्फ आपको एक अर्थमेटिकल डाटा ब्योरा देती है, ठीक है। तो वही प्रेजेंट होना कि वाकई प्रेजेंट है या नहीं, वो होना बहुत ज़रूरी है, वो चेकिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपको दे रखा है तो वही हम जो भी हमने अब तक पढ़ा उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं, हम यही चेक करेंगे कि सच में प्रेजेंट है या नहीं, अधिकार या ऑनरशिप एसेट का ऑर्गेनाइजेशन के पास है या नहीं, और प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन ऑथराइजेशन के द्वारा ही क्या है एसेट एक्वायर की गई है या नहीं, और क्या है कोई भी चार्ज जो है उस एसेट के अगेंस्ट, यानी कि मान लो कोई लोन है उसके रिगार्डिंग कोई बकाया किश्त है, ठीक है, तो वो रहता है या नहीं, और क्या है तो उस एसेट्स जो है प्रॉपरली ध्यान में, मतलब फिजिकली कंडीशंस को ध्यान में रखकर वैल्यू प्रॉपर की गई है या नहीं की गई है, ठीक है, और एसेट्स और उनकी वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट में करेक्ट है या नहीं, सारी लायबिलिटीज़ जो हैं और उनके अमाउंट और सारी लायबिलिटीज़ प्रॉपरली इंक्लूडेड हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब पर्पस क्या होता है वेरिफिकेशन का, ठीक है, हम यहाँ एसेट्स की भी बात कर रहे हैं या लायबिलिटीज़ के लिए भी बात कर रहे हैं। वेरिफिकेशन का जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में कि वो प्रॉपर प्रेजेंट है या नहीं, या उस किसकी ऑनरशिप है उस वक्त, ठीक है, तो वेरिफिकेशन का पर्पस क्या होता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, ठीक है, कि वाकई वो जो नंबर्स हैं वाकई उनकी वैल्यू जो है, अब पता चले भाई 20 लाख की आपने ख़रीदी थी एक कोई असेट और वो 10 साल हो गए, आज आते आते उसकी वैल्यू सपोज 10 लाख बची, डेप्रिशिएट होने के बाद 10 लाख, तो आपको एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी ना, आप ये थोड़ी शो कर दोगे कि हाँ 20 लाख की थी तो उतना वैल्यू आप ले लोगे, तो आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, जो भी डेप्रिशिएशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, प्रॉपरली अग्रीमेंट है, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो और क्या पर्पज़ है? चेक करना असरटेन द एग्जिस्टेंस, कि मेन पर्पज़ तो ये भी है आपका बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कि एक्चुअली में प्रेजेंट है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन बैलेंस शीट बन रही है। टाइटल मतलब एन ऑनरशिप कि वेदर एसेट जो बैलेंस शीट में शो कर रही है वो उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित भी है या नहीं, ठीक है, वो एब्सोल्यूट राइट उसका है, यूज़ करने का अधिकार उसका है या नहीं है। मतलब प्रेजेंट होना अलग बात है कि वो हाँ बस वर्किंग में है, ठीक है, कई बार होता है कि कोई पर्सनली उसको अपने घर पे यूज़ कर रहा है, अब उसके यूसेज में उसके ऊपर उसके पेपर्स हैं, ऑनरशिप की बात करें तो उसका पेपर उसका यूज़ करने का अधिकार उस बैलेंस शीट के में तो है, वो मतलब प्रेजेंट है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका यूज़ करने का अधिकार, ऑनरशिप का अधिकार, राइट ऑफ यूसेज का अधिकार, टाइटल वो है या नहीं, दैट इट ओज इट और नॉट। नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी, अच्छा कि भाई किसी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग कोई क्या है, कोई फ्रॉड या इरेगुलरिटी तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर वैल्यूएशन, ये भी देखना पड़ेगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल्स जो हैं बुक कीपिंग के और अकाउंटिंग के और वैल्यूएशन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग जो है, मतलब कि वो प्रॉपरली वैल्यू की गई है या नहीं की गई है, ठीक है।
अच्छा, अब क्या कहते हैं, ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट। अब वो बोलते हैं कि अब ये पर्पस भी है कि बैलेंस शीट, वही बात है ना, हम बोलते हैं कि एक्चुअल स्थिति, सही स्थिति दिखानी है, तो फाइनेंशियल पोजीशन की सही स्थिति दिखानी है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखानी है, तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट में बताना होगा कि आपकी असेट्स जो हैं वो फेयर वैल्यू के ऊपर है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जो है वो आपके जितने भी वैल्यूड हैं असेट्स लायबिलिटी वो फेयर वैल्यू के ऊपर है। वो कब कैसे पता चलेगा, सिर्फ वेरिफिकेशन से ही पता चलेगा। रियल पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, उनकी वही कि आप एसेट्स आर ट्रू ऑफ एनी चार्ज, हमने कहा कि एसेट्स जो है वो किसी चार्ज या मॉर्गेज के अंडर है या क्या, मतलब कोलेट्रल के बेसिस के ऊपर तो नहीं रखा हुआ उसको, या मतलब कि किसी मॉर्गेज के रिगार्डिंग तो नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है लोन वगैरह का, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैव बीन डिस्क्लोज प्रॉपरली की गई हैं नहीं या नहीं, और क्या है, कोई एसेट्स या लायबिलिटीज़ छुपाई कंसील तो नहीं की गई हैं, ठीक है। और ऐसी तो नहीं है ना कि कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित भी नहीं है और बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, या अगर मान लो मतलब वो होनी चाहिए जिनके ऊपर उनकी ऑनरशिप भी हो, या वो पोजेशन चाहे लीज की फॉर्म में भी हो, ठीक है। इसका मतलब वो देखना पड़ेगा कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं है वो बैलेंस शीट के अंदर ना हो, पोजेशन देखनी पड़ेगी, ऑनरशिप टाइटल सब देखना पड़ेगा। अब फ़ायदा क्या है या क्यों ज़रूरत है वेरिफिकेशन करने की, कहता देखो, एक तो एग्जिस्टेंस का पता चलेगा, राइट और ऑनरशिप का पता चलेगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पर्पस क्या है, ठीक है। इसके अलावा कि उनकी असेट्स की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उन एसेट्स के रिगार्डिंग किसकी है ये पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और वही बात है कि उनका एक तरह से प्रूफ पता चल जाएगा कि वाकई वो उस वक्त प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। और क्या है, कहीं जैसे हमने बात की कहीं एज ए सिक्योरिटी के तौर पर तो नहीं दी गई, इलीगल इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो नहीं दी गई है, इसीलिए वेरिफिकेशन जो है आपका करना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी एग्जिस्ट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स और एसेट्स वगैरह, उस दिन को वो क्या है, उसमें सब्जेक्ट टू नॉट टू एनी चार्ज, उसके ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं हो, प्रॉपरली वैल्यूड हैं। और वेरिफिकेशन जो है कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू, मतलब वाउचिंग से कम ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब लैंकास्टर ने एक्सप्लेन किया वेरिफिकेशन की इम्पोर्टेंस कि एक अप्रोप्रिएट वाउचर फॉर एन एसेट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस, कि वाउचर का सही होना एक एसेट के लिए एविडेंस नहीं है एग्जिस्टेंस का, कि हाँ बस हमने खरीदी है ये लो वो वाउचर पड़ा है, उसको क्लियर, इसका मतलब वो प्रॉपरली उसका जो फेयर वैल्यू जो है, उसकी ट्रुथनेस है, उसकी प्रेजेंस है, वो सिर्फ वाउचर से क्लैरिफाई नहीं हो सकती। तो वाउचिंग जो है इनएडिक्वेसी अगर है उसके अंदर, तो वो क्या है, उसको क्या कर सकते हो, कंप्लाई विद कर सकते हो, यानी कि ओवरकम कर सकते हो, किससे, वेरिफिकेशन से। अब इसी तरह से लायबिलिटीज़ को भी आप वेरीफाई करोगे कि लायबिलिटीज़ जो हैं वो भी करेक्ट है या नहीं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं या नहीं, सही हैं या नहीं, लेजिटिमेट हैं या नहीं, ठीक है, प्रॉपर वैल्यूड हैं या नहीं, ठीक है। और अब देखो, वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी टेक्निक है, ठीक है आपकी। अब कुछ क्या है, उससे ट्रुथनेस और फेयरनेस पता चलती है कि वाकई सही वैल्यू बताई गई है, कोई फ्रॉड या कोई भी घपलाबाजी जो है एसेट्स के रिगार्डिंग नहीं की गई है, कि गलत वैल्यू शो कर दी गई हो या घर पे रखी हो, खुद यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और या एसेट्स जो है वो ओवर वैल्यू कर दी हो पास्ट के अंदर, और ये पाया गया हो, तो ये भी पता चल जाएगा। तो इसलिए फ़ायदेमंद है कि ये फ्रॉड वगैरह पता चल जाते हैं, ट्रुथनेस पता चल जाती है कि वाकई सही स्थिति है या नहीं असेट्स और लायबिलिटीज़ की, और करेक्ट वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस की ये पता चल जाती है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक की भी करेक्ट वैल्यू क्या है पता चल जाती है इसके बेसिस के ऊपर, क्योंकि यूसेज तो उसी के अंदर ही हो रहा है ना इन चीज़ों का। अश्योरेंस ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय द क्रेडिटर्स, कि पेमेंट की रिसिप्ट्स की अश्योरेंस हो जाती है क्रेडिटर्स के द्वारा कि हाँ वाकई मतलब जो भी पेमेंट वगैरह की हैं आपकी, फॉर रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय द,
तब वेरिफिकेशन से अश्योरेंस हो जाती है कि हाँ जो क्रेडिटर्स की क्या है पेमेंट कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, और क्रेडिटर्स को अश्योरेंस हो जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। कहते हैं हम अगर अब नेचर के बेसिस के ऊपर देखें तो वाउचिंग के अंदर क्या है, वो आप बेसिकली प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चेकिंग करते हो एंट्रीज की, ठीक है। उसका मेन पर्पज़ है कि भाई हाँ सही है, रेलिवेंट है, ऑथराइज है और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या है एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है, मेंशन किया गया और ट्रायल बैलेंस में भी सही वैल्यूज़ आ रही हैं। वेरिफिकेशन जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग जो बैलेंस शीट के अंदर एक डेट के ऊपर शो कर रही हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करना, उनकी ऑनरशिप को चेक करना, उनके वैल्यूएशन को चेक करना, उनकी एक्यूरेसी को चेक करना एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, भाई प्रेजेंट है या नहीं, ऑनर सही है या नहीं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के अलावा ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें स्कोप वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब देखो आउटसाइड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो वाउचिंग जो है वो वाउचिंग के बियॉन्ड है, वो वेरिफिकेशन के थ्रू ही हो पाएगा, वो वाउचिंग के संदर्भ में उनका कोई लेना देना नहीं है। वैल्यूएशन बहुत बड़ा पार्ट है, इस वाइटल पार्ट है किसका, वेरिफिकेशन का। तो वैल्यूएशन ऑब्वियसली बात हमने कहा था ना, एक्चुअल वैल्यूएशन करनी बहुत ज़रूरी है। बेसिस, अच्छा मतलब कि वाउचिंग के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिफिकेशन के अंदर वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस वैल्यू पर है। तो वाउचिंग तो सिर्फ क्या है, बस अपने बिल्स वगैरह उनसे मैच वगैरह करती है और कुछ नहीं। बुक्स में अच्छा बेसिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। वेरीफाई होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज वाउचर्स के बेसिस के ऊपर, और जो भी चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर हैं आपकी वो वेरीफाई होती हैं किसके बेसिस के ऊपर, फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल आप प्रॉपर चेक करते हो वहाँ पर जाकर, या जो डॉक्यूमेंट्स है उससे संबंधित उनको फिजिकली वेरीफाई कर क्या है वेरीफाई होती हैं। तो वहाँ पर आपको सिर्फ बुक्स ऑफ एंट्रीज के साथ कोई बिल्स मैच या वाउचर्स मैच नहीं करने हैं एज वाउचिंग। यूटिलिटी, वाउचिंग से ऑडिटर क्या है वो जितनी भी एसेट्स हैं वो देख सकता है कि एसेट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, बट ये नहीं देख सकता कि उस दिन बैलेंस शीट के में जो एसेट्स हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट हैं या जो लिखी गई हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट हैं या नहीं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है या नहीं। लेकिन वेरिफिकेशन से आप क्या पता कर सकते हो, क्योंकि आप फिजिकल वेरीफाई कर रहे हो तो वो देख रहे हो कि आप कोई सेल तो नहीं कर दी, कहीं इलीगल इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी, कहीं डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो गया उस एसेट्स का, तो टिल डेट वो हैं भी या नहीं ये वेरिफिकेशन से पता चलेगा। टाइम, वाउचिंग कैन बी डन एट एनी टाइम आफ्टर द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कभी भी कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स जब रिकॉर्ड कर लिए। वेरिफिकेशन हो जाएगी आफ्टर ऑल द अकाउंट्स, जब प्रिपेयर हो जाएंगे आपके सारे अकाउंट्स तब वेरिफिकेशन होगी। वाउचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, स्टेटस है वाउचिंग का, और वेरिफिकेशन वाउचिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस, वाउचिंग इज़ प्राइमरली डन बाय ऑडिट क्लर्क्स, ये ऑडिट क्लर्क करते हैं वाउचिंग, भाई चेक करना वाउचर इतने का, रिकॉर्ड करना, ठीक है, और मैच करना एंट्रीज़ को, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाउचर्स के बेसिस पे हुई थी पहले या इनवॉइसेस के बेसिस, तो वहाँ पर वो क्या है चेक करते हैं, ठीक है, वो अंदर इंटरनल लोग करते हैं। तो लेकिन वेरिफिकेशन जो करता है वो कौन करता है, ऑडिटर करता है या उसका कोई सीनियर पार्टनर करता है जो उसी की क्वालिफिकेशन रखता हो, ठीक है। जो भी हमारे हमने कही थी ना पीछे हमने पढ़ा था कि क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए उनकी, या जो उसके साथ वाले पर्सन्स हैं, ठीक है, तो उनके बिहाफ पर वो काम कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बीच में। कहते हैं मीनिंग, वेरिफिकेशन का मतलब क्लैरिफाई करना कि एग्जिस्टेंस जो है या वैल्यूएशन जो भी आपकी एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एग्जिस्ट या ऑब्लिगेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ आइटम, किसी भी आइटम की एग्जिस्टेंस है या नहीं, वैल्यूएशन उनकी सही है या नहीं, या वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लायबिलिटी के केस में तो वो सही से शो हुई है या नहीं बैलेंस शीट में, ये क्लैरिफाई करता है वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन में क्या है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है प्री डिटरमाइंड वैल्यूज ऑफ एसेट्स का, मतलब कि प्रॉपरली आप जो भी एसेट्स हैं उनका प्री डिटरमाइन जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिस वैल्यू पे वो एसेट्स वगैरह हैं ऑडिटर जो ऑडिटर द्वारा
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस के बेसिस के ऊपर आप वैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि वैल्यूएशन की डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन से शो हो रही है, ये स्टार्टिंग से ही था, ठीक है। तो वो प्रॉपरली हो रहा है कि कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या है, वो प्रॉपरली क्या है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना इज नॉन एज वैल्यूएशन, ठीक है। एंड द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, जो पुराने आपके ट्रेडिशनल एक बने हुए हैं तरीके वैल्यूएशन करने के। वेरिफिकेशन, द एसेट्स आर वेरीफाइड बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ। एडवाइजरी के केस के अंदर वो क्या है, वहाँ पर ऑडिटर खुद ही वेरीफाई करता है वेरिफिकेशन के अंदर एसेट्स को। ऑडिटर कैन ऑब्टेन द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए ऑडिटर हेल्प ले सकता है किसी एक्सपर्ट की कि भाई एक्चुअल वैल्यूएशन इसकी पता कीजिए टेक्निक लगाकर। बाय होम, वेरिफिकेशन डन बाय ऑडिटर हिमसेल्फ या उसके सीनियर पार्टनर करेगा वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन जो है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, बट द एक्यूरेसी जो होगी वैल्यूएशन की वो ऑडिटर ही चेक करेगा, ठीक है, उसी से ही द्वारा ही की जाएगी उसकी एक्यूरेसी। गारंटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है एसेट्स के वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ऑडिटर जो है cannot give a guarantee for the valuation of assets as determined by the expert, क्योंकि अगर एक्सपर्ट ने डिटरमाइन किया है वैल्यूएशन तो वो गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने नहीं किया खुद, ठीक है। अच्छा, बट वो वेरिफिकेशन की हाँ वो एग्जिस्ट करती है, ऑनरशिप की टाइटल सही है, प्रेजेंट है, उसकी गारंटी वो दे सकते हैं कि उसने वेरिफिकेशन खुद किया होता है। एविडेंस, एडिक्वेट फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन। प्रॉपरली जितने भी आपके वेरिफिकेशन के लिए एविडेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स से संबंधित ऑनरशिप के, टाइटल के, ठीक है। अच्छा, वेरी लिटिल, बहुत वैल्यूएशन के लिए कम प्रूफ्स होते हैं, तो ऑडिटर को क्या है कुछ हद तक काफ़ी जो मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स हैं, भाई पिछले साल को ऐसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे तो उनके बेसिस के ऊपर ही वो क्या है जनरली आपका वैल्यूएशन किया जाता है, तो प्रूफ कम है। यहाँ पर वेरिफिकेशन में सब डॉक्यूमेंटल एविडेंस ऑनरशिप के रिगार्डिंग, फिजिकल एविडेंस, सब चीज़ें सामने ही क्या है प्रस्तुत हैं एडिक्वेटली, ठीक है, सही रूप से। डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। कहते हैं वाउचिंग में तो क्या था भाई, वेरीफाई करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वाउचर्स के बेसिस के ऊपर। वैल्यूएशन में क्या था कि जो एसेट्स वगैरह हैं उनकी एक्चुअल वैल्यूज जानेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में है या नहीं ये शो करेंगे, एसेट्स की डायरेक्ट वैल्यू है या नहीं। वेरिफिकेशन में क्या होता है आपका, वो वैल्यूएशन की बात थी, एक्चुअल वैल्यू जानेंगे बैलेंस शीट की एसेट्स की। और वेरिफिकेशन में क्या है, वाउचिंग फॉर द वैल्यू, मतलब कि जो भी वैल्यू की है और जो उसमें जो भी पीछे इन्वॉल्व वाउचर्स थे तो इसमें इन्वॉल्व है तो उसमें वो चेक करेंगे आपका ऑनरशिप का, एग्जिस्टेंस का और एसेट्स का और लायबिलिटीज़ के अधिकार के बारे में, ठीक है। अब क्या था सेकंड, सब्जेक्ट मैटर। वाउचिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे वाउचिंग की जाती है, और वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन की जाती है जितने भी आइटम्स हैं बैलेंस शीट में उनके बेसिस के ऊपर की जाती है, ठीक है, वो वाउचिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे की जाती है। परफॉर्मेंस, वाउचिंग जो है वो सीनियर क्लर्क करता है क्योंकि वो उसके रूटीन का काम है, एक ऑडिट के काम के अंदर क्या है, एक रूटीन का काम है वाउचिंग करना। वैल्यूएशन नॉर्मली की जाती है मैनेजमेंट द्वारा, ठीक है, या टेक्निकल एक्सपर्ट्स द्वारा और वेरिफिकेशन ऑडिटर खुद करता है, हमने पहले भी पढ़ा था। वाउचिंग जो है उसका बेसिक फंक्शन है तो पूरा साल के दौरान होता रहता है। वेरिफिकेशन जो है वो सारे बैलेंस शीट वगैरह सब बन जाता है, ठीक है, तब उसके बाद की जाती है आपकी वेरिफिकेशन। बट सम एसेट्स आर वैल्यूड ऑन द लास्ट, लेकिन कुछ एसेट्स जो होती हैं वो वैल्यूड, बट जो एसेट वैल्यूएशन की बात करें, जो एसेट्स और कुछ वैल्यूड की जाती हैं वो फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट के ऊपर, ठीक है, लाइक कैश, बिल, सिक्योरिटी, स्टॉक्स, ये लास्ट डेट पे वैल्यू किए जाते हैं। अच्छा, एविडेंस, इन वाउचिंग के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ प्रेजेंट किए जाते हैं और जिसके बेसिस के ऊपर अकाउंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। और ऑडिटर जो है वो क्या है, सर्टिफिकेट के ऊपर रिलाई करता है मैनेजमेंट के। जब वैल्यूएशन की बात करें तो जो भी मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट है उनके ऊपर रिलाई करता है वैल्यूएशन
ऑफ एसेट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा प्रूफ तो होते नहीं, हमने पहले पढ़ा ही था, ठीक है। वाउचिंग में क्या थे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रूफ होते थे। अच्छा, और वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ्स क्या है, मिल जाते हैं, ये हमने डिफरेंस में पढ़ ही लिया है वैसे भी। वाउचिंग का स्कोप लिमिटेड है क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का बहुत बड़ा स्कोप है और वो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के स्कोप के बाहर है। वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली किस बेसिस के ऊपर इन्फ्लुएंस है, किससे इन्फ्लुएंस है कि गोइंग कंसर्न वैल्यू है, ठीक है, कि भाई घटती बढ़ती रहेगी, उसकी एडिशंस होते रहेंगे, कम होती रहेंगी, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन पार्ट है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस एसेट्स की और लायबिलिटीज़ क्या है, वेरीफाई की जाती हैं। वेरिफिकेशन का बहुत वाइडर स्कोप है वैल्यूएशन से, क्योंकि वैल्यूएशन उसका वेरिफिकेशन का पार्ट है। अब ऑडिटर जो है, ड्यूटीज़ ऑडिटर की इन रिलेशन टू वेरिफिकेशन, वो ऑडिटर की ड्यूटी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या है, देखिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिफिकेशन का काम है वो उसे खुद करना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, वो कोई किसी एम्प्लॉय या किसी जो क्लाइंट के एम्प्लॉय हैं उनकी मदद ना ले। अगर पॉसिबल नहीं होता तो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी मेंबर के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है, उसके अपने उसके खुद के स्टाफ के, और एक टेस्ट चेक भी करेगा कि वाकई जो काम है, ताकि एक तरह से उसकी वेरिफिकेशन की इफेक्टिवनेस भी बनी रहे, टेस्ट चेकिंग भी वो करेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि खुद ही करे, कुछ रूल्स बना रखे हैं कि वो ये रूल्स को फॉलो करे वेरिफिकेशन के टाइम पर। टाइटल डॉक्यूमेंट एसेट्स का वेरीफाई करना चाहिए ताकि राइट जो है और टाइटल पता चल सके क्लाइंट का कि उस एसेट्स के ऊपर ये अधिकार है या नहीं प्रॉपर। फिजिकल वेरिफिकेशन एसेट्स की जानी चाहिए बैलेंस शीट की डेट के ऊपर या एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ताकि कोई सस्पिशन है कि वाकई वो एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं, वो पता लगाया जा सके, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं हो पाता तो क्या है, सर्टिफिकेट जो सर्टिफाई करे कि हाँ एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एटलीस्ट सर्टिफिकेट तो ले ही लेना चाहिए, कि साइट कई बार बहुत दूर होती है, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप एग्जिस्टेंस का आप सर्टिफिकेट दे दो। तो प्रूफ जो है वो ज़रूर होना चाहिए। सब कुछ कागजी कार्रवाई ही है आज तो प्रूफ में होना चाहिए कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है। ईजिली एक्सचेंजेबल और लिक्विड एसेट्स शुड बी वेरीफाइड इन वन सिटिंग ओनली। जो भी आपकी स्टॉक है, लाइफ स्टॉक, चेक है, सिक्योरिटीज है, कैश है, ये एक बार में ही क्या है आप वेरीफाई कर लेनी चाहिए। जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन है इन लिक्विड एसेट्स का, एक्सचेंजेबल एसेट्स का। इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा हुआ है इन एसेट्स के ऊपर, वो ध्यान से वेरीफाई करना चाहिए और देखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर ही वो खर्चे या इनकम जो है उनसे जनरेट हुई हूँ। सर्टिफिकेट लेना चाहिए क्लाइंट से रिगार्डिंग एसेट्स जो हैं वो किसी भी चार्ज से मुक्त हैं, ठीक है। अगर चार्ज है उनके ऊपर, एसेट्स के ऊपर, तो डिटेल देनी पड़ेगी उन चार्ज की। अगर एसेट्स जो हैं वो कोई सिक्योरिटी के अंडर दी गई हैं तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कंसर्न पर्सन से, और उन डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ के रिगार्डिंग वो एक तरह से सिक्योरिटी के फॉर्म में दी गई हैं। तो वो सर्टिफिकेट लेना भी बहुत ज़रूरी है उस अथॉरिटी या उस कंसर्न पर्सन से जिनके पास अब वो पोजेशन या सिक्योरिटी के फॉर्म में है। अगर कोई एसेट जो है वो कस्टडी के अंदर है किसी पर्सन की, तो उससे भी क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसके पास कस्टडी के अंदर वो एसेट है। कंफर्मेशन लेना पड़ेगा बैलेंस रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स, जो BR के बैलेंसेस हैं उनका भी क्या है कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कितना आ गया है उनसे। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का अप्रोप्रिएटनेस जो है वो डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि वो सही है या नहीं, वैल्यूएशन उनका, ठीक है, ढंग से उन पर डेप्रिसिएशन लगाया गया नहीं, टाइमली प्रॉपरली डेज के थी, स्क्रैप वैल्यू सब कुछ अप्रोप्रिएट तरीके से वैल्यूएट किया गया है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। कोई अंडर वैल्यू एसेट्स है वो भी वैल्यूएट करनी पड़ेगी, ठीक है। एडिक्वेट प्रोविजन बनाया जाना चाहिए इज मेड फॉर एनी लोन्स विच सीम डाउटफुल ऑफ रिकवरी शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड। कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे लोन्स हैं, ठीक है, जो डाउटफुल लगते हैं, तो उनके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रिकवरी जिनकी नहीं हो सकती है कुछ लोन्स की, ठीक है, मतलब लोन एंड एडवांसेस भी आपकी वैल्यूएशन एसेट्स में ही आते हैं ना, तो उनकी रिकवरी के रिगार्डिंग भी आपके प्रोविजन बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो भी क्या है आपका वेरीफाई करना चाहिए जो प्रोविजंस बना रखे हैं। अच्छा, अंडर वैल्यूड एसेट्स को भी प्रॉपर वेरीफाई करें कि कैसे है अंडर वैल्यूड ये।
इट इज़ नॉट पॉसिबल। कई बार क्या होता है कि बहुत से फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लाइक गुडविल है, अनअर्न्ड इनकम है, प्री पेमेंट्स हैं, वो है, उनको आप फिजिकली वेरिफिकेशन क्या है नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्या है, उनको ऑन द बेसिस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर ही क्या है आप वेरीफाई करेंगे। सर्टिफिकेट लेना चाहिए क्लाइंट से रिगार्डिंग कौन सी लायबिलिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, कि ये स्पेसिफाई करते हुए कि लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है, बिजनेस के लिए ही इनकर की गई हैं सिर्फ, और ड्यूली ऑथराइज्ड है, जो भी जिम्मेदारी है वो सिर्फ बिजनेस के लिए, कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। ये भी वेरीफाई करना उसे बहुत ज़रूरी है, तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि लायबिलिटी संबंधित है सिर्फ बिजनेस से ही। बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू वेरियस क्रेडिटर्स, जो भी क्रेडिटर्स को, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लेनदार हैं उनको कितना बकाया है वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा, कन्फर्मिंग लेटर्स लेकर, किससे, क्रेडिटर से, कि हाँ कन्फर्म कि इतना हमें अभी लेना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्रेडिटर्स क्या है मेंशन कर देंगे रिटर्न के अंदर। ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है, अब देखो ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है। एक ऑडिटर की ड्यूटी रिगार्डिंग वेरिफिकेशन क्या है, कहते हैं एसेट्स के रिगार्डिंग उसे ये चेक करना है, एसेट्स के रिगार्डिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है या नहीं, क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जो एसेट्स ऐसी कोई नहीं होनी चाहिए जो बिलोंग ना करती हों, ठीक है, और तो वो बैलेंस शीट में भी नहीं होनी चाहिए। एसेट्स का वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट है या नहीं, हम सारा पढ़ चुके हैं। एसेट्स का नाम ऑर्गेनाइजेशन के नाम के ऊपर हो, उनका अधिकार हो, टाइटल वाली बात है, ठीक है, वही चीज़ आ गई। वो किसी चार्ज से या किसी लीन से क्या है फ्री हो, कोई चार्ज ना हो, उसके बगैर हो तो बताया जाए। अगर कोई और एसेट्स में एडिशन आया है तो भी वो क्या है बताया जाए, ऐड करना चाहिए। कोई भी खर्चा हुआ है रिपेयर वगैरह का, रिन्यूअल का, तो वो भी क्या है P&L में डालना चाहिए कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एडिक्वेट P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए। प्रॉपर एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है एसेट के ऊपर या नहीं, ये ध्यान रखना है एसेट्स के रिगार्डिंग उन्हें, ताकि प्रॉपर वैल्यूएशन पे वो आ जाएं। अगर मान लो एसेट का कोई पार्ट बेच दिया गया तो उसे देखना पड़ेगा कि रेलिवेंट सेल्स कितनी थी उस एसेट्स की, क्वांटिफाइड कॉपीज देखनी पड़ेंगी रिसिप्ट्स की, और बाकी एविडेंसेस भी देखने पड़ेंगे। मूवेबल एसेट्स, अगर मान लो कोई कैश है, बिल है, स्टॉक है, सिक्योरिटीज़ हैं, तो ऑडिटर को ये भी देखना पड़ेगा कि ऑडिटर शुड बी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो इसका मतलब वेरिफिकेशन जो है मूवेबल एसेट्स के रिगार्डिंग, जो भी कैश बिल वगैरह हैं, वो ऑडिटर को प्रेजेंट होना पड़ेगा बैलेंस शीट जिस दिन बन रही है उस दिन, कि प्रॉपरली उनका वेरिफिकेशन वो हो सके, कैश बिल, स्टॉक, सिक्योरिटीज़ का। बाकी जो फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, उनको भी क्या है, जहाँ जिनको राइट ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है साल दर साल, वो भी वेरीफाई की जाएँ, प्रिंसिपल्स जो भी अप्लाई होते हैं उनके ऊपर ध्यान में रखकर। लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग उनका क्या है, क्या उनका ड्यूटी है ऑडिटर की, कि लायबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट के अंदर शो की जा रही हैं वो क्या है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ही है और किसी की नहीं है। पर्सनल लायबिलिटी एम्प्लॉयज़ की इंक्लूड नहीं होंगी लायबिलिटीज़ के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटीज़ के साथ, ठीक है, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की ही लायबिलिटी इंक्लूड की जाएंगी। लायबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट के अंदर हैं वो एक्चुअली लायबिलिटीज़ जो हैं वो डेट जिस दिन बैलेंस शीट बनाई जा रही है उसी दिन वो लायबिलिटीज़ बनती हों, एग्जिस्ट करती हों। ये नहीं कि तुमने पे ऑफ कर दी और या तो फ्यूचर की लायबिलिटी है वो आज शो कर रहे हो, तो उस दिन डेट को बनती हों। लायबिलिटीज़ की एक्चुअल या करेक्ट वैल्यू शो करना बहुत ज़रूरी है। डाउटफुल लायबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा एक्चुअल लायबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ यानी केसेस भी दे रखे हैं यहाँ पर कि लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वर्सेस सीयर हासलक कंपनी यूके की जजमेंट दिया गया था, ठीक है। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर की ड्यूटी के रिगार्डिंग इन वेरिफिकेशन तो 1904 के अंदर जजमेंट दिया गया। क्या ये ड्यूटी है ऑडिटर की, ये देखना कि एसेट्स जो हैं वो जो शो की जा रही है बैलेंस शीट के अंदर, अगर वो क्या है, अगर वो फेल हो जाता है ऐसा करने से, तो वो लायबल ठहराया जाएगा किसी भी लॉस के लिए जो भी क्लाइंट को हुआ है, अगर एसेट्स का उसने सही से वेरिफिकेशन नहीं किया। तो इस केस में ऑडिटर ने सर्टिफाई किया था कि वही कैश बैलेंस जो है 796 पाउंड्स है, कैश रजिस्टर के अंदर जो शो हो रहा था उसने सर्टिफाई कर दिया बिना फिजिकली कैश को वेरीफाई किए। एक्चुअल में जो बैलेंस था वो सिर्फ 30 पाउंड था, तो ऑडिटर को गिल्टी ठहराया गया नेग्लिजेंसी के लिए कि भाई कहाँ 30 पाउंड्स एक्चुअल बैलेंस था और तुमने कहाँ वेरीफाई करके कंफर्म कर दिया, सर्टिफाई कर दिया कि हाँ 796 पाउंड कैश बैलेंस है। तो ड्यूटी है ऑडिटर की कि सही से वेरिफिकेशन करे एसेट्स का।
और लायबिलिटीज़ का भी यहाँ एसेट्स का एग्जाम्पल था। डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस SN दास गुप्ता का केस था। वो क्या किया गया, जब कंपनी वाइंड अप हुई आर्यन बैंक लिमिटेड, तो ऑडिटर ने वेरीफाई नहीं किया था कैश इन हैंड, और जिसकी वजह से फ्रॉड कमिट हुआ मैनेजमेंट द्वारा, और वो फाउंड आउट भी नहीं, और वो क्या है पता भी नहीं चला। तो इस केस के अंदर जज ने ऑडिटर को गिल्टी ठहराया, नेग्लिजेंसी की है उसने, कि वेरीफाई नहीं किया कैश इन हैंड कितना था, और उसको जो भी लॉस हुआ है इनकर, क्योंकि जो फ्रॉड हुआ है ये जो मैनेजमेंट ने घपला किया उसका कैश का, तो उसको क्या है गिल्टी ठहराया गया नेग्लिजेंसी के लिए, और उसे लायबल ठहराया गया जो भी लॉस इनकर हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अलग है, मैनेजमेंट अलग है। तो आप मैनेजमेंट घपला कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन को तो लॉस हुआ ना, तो वहाँ तो लायबल कौन है, ऑडिटर की गलती है ना, कि उसने प्रॉपरली क्या है वेरीफाई नहीं किया कैश इन हैंड कितना था। गवर्नमेंट वर्सेस GM ओझा 1952, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस ने पूछा था ऑडिटर से फॉर अ सर्टिफिकेट फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड सिक्योरिटीज़, जो भी क्या थी आपकी सिक्योरिटीज़ ट्रिनिटी म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी के पास ही 31 दिसंबर 1949 को सर्टिफिकेट्स फॉल्स थे। ऑडिटर को गिल्टी ठहराया गया था कि नेग्लिजेंसी की है, उसने सिक्योरिटीज़ के सर्टिफिकेट ढंग से चेक नहीं किए, और उसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से 6 महीने के लिए हटा दिया गया था, और उसको लायबल क्या ठहराया गया था, जो भी लॉस हुआ है ना, ठीक है, जो भी खर्चे हुए हैं इस केस के, ठीक है, वो खर्चे कि आपने क्या नहीं किया है, आपने वेरीफाई नहीं किए हैं सिक्योरिटीज़, तो क्या है आपको खर्चे भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ये एक और केस था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज VSPM हेज 1954। इस केस के अंदर ऑडिटर को लायबल ठहराया गया कि उसने नेग्लिजेंसी बरती है, क्योंकि उसने कैश इन हैंड वेरीफाई नहीं किया था बैलेंस शीट डेट के ऊपर। तो इसका मतलब ऑडिटर को केयरफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और उसे सारी वेरिफिकेशन जो है वो खुद से करनी चाहिए, ठीक है, जब और ऑनेस्ट होना चाहिए हर वेरिफिकेशन को करते हुए, और नहीं तो उसे गिल्टी ठहराया जाएगा नेग्लिजेंसी के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। कल से हम जो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा अलग अलग एसेट्स को कैसे कैसे वेरीफाई करना है। सो थैंक यू।